चलिए, आज रविवार है। मन की बात का जो कार्यक्रम है सीधा प्रसारित होने जा रहा है। आपको सीधा सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी मन की बात में देश को संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधा प्रसारण 50 से सुनवा भी रहे हैं। कम स्टार्टअप थे, आज 200 से ज्यादा हो गए हैं सिर्फ स्पेस सेक्टर में। साथियों, अगले महीने 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे है। आप इसे कैसे मनाएंगे? कोई नया आइडिया है क्या? मुझे नमो ऐप पर जरूर मैसेज भेजिएगा। साथियों, 21वीं सदी के भारत में आज साइंस एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रही है। कुछ दिन पहले हमारे छात्रों ने इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में मेडल जीते हैं। देवेश पंकज, संदीप कुची, देवव्रत प्रियदर्शी और उज्जवल केशरी, इन चारों ने भारत का नाम रोशन किया। मैथ्स की दुनिया में भी भारत ने अपनी पहचान को और मजबूत किया है। ऑस्ट्रेलिया में हुए इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। साथियों, अगले महीने मुंबई में एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड होने जा रहा है। इसमें 60 से ज्यादा देशों के छात्र आएंगे, वैज्ञानिक भी आएंगे। यह अब तक का सबसे बड़ा ओलंपियाड होगा। एक तरह से देखें तो भारत अब ओलंपिक और ओलंपियाड दोनों के लिए आगे बढ़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी को गर्व से भर देने वाली एक और खबर आई है यूनेस्को से। यूनेस्को ने 12 मराठा किलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में मान्यता दी है। 11 किले महाराष्ट्र में, 1 किला तमिलनाडु में। हर किले से इतिहास का एक एक पन्ना जुड़ा है। हर पत्थर एक ऐतिहासिक घटना का गवाह है। सल्लेर का किला, जहां मुगलों की हार हुई, शिवनेरी, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, किला ऐसा जिसे दुश्मन भेद न सके। खांदेरी का किला, समुद्र के बीच बना अद्भुत किला। दुश्मन उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन शिवाजी महाराज ने असंभव को संभव करके दिखा दिया। प्रतापगढ़ का किला, जहां अफजल खान पर जीत हुई, उस गाथा की गूंज आज भी किले की दीवारों में समाई है। विजय दुर्ग, जिसमें गुप्त सुरंगें थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता का प्रमाण इस किले में मिलता है। मैंने कुछ साल पहले रायगढ़ का दौरा किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने नमन किया था। ये अनुभव जीवन भर मेरे साथ रहेगा। साथियों, देश के और हिस्सों में भी ऐसे ही अद्भुत किले हैं जिन्होंने आक्रमण झेले, खराब मौसम की मार झेली, लेकिन आत्मसम्मान को कभी भी झुकने नहीं दिया। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ किला, रणथंभौर किला, आमेर किला, जैसलमेर का किला तो विश्व प्रसिद्ध है। कर्नाटका में गुलबर्गा। Why is that on your car? He earned it. What's the bet? You lose, you wear the L. से होगा। साथियों, उत्तर प्रदेश के बांदा में है कालिंजर किला। महमूद गजनवी ने कई बार इस किले पर हमला किया और हर बार असफल रहा। बुंदेलखंड में ऐसे कई किले हैं। ग्वालियर, झांसी, दतिया, अजयगढ़, गढ़कुंडार, चंदेरी, ये किले सिर्फ ईंट पत्थर नहीं है, ये हमारी संस्कृति के प्रतीक है। संस्कार और स्वाभिमान आज भी
इन किलों की ऊंची ऊंची दीवारों से झांकते हैं। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं, इन किलों की यात्रा करें, अपने इतिहास को जानें, गौरव महसूस करें। मेरे प्यारे देशवासियों, आप कल्पना कीजिए, बिल्कुल भोर का वक्त, बिहार का मुजफ्फरपुर शहर, तारीख है 11 अगस्त 1908। हर गली, हर चौराहा, हर हलचल उस समय जैसे थमी हुई थी। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिलों में ज्वाला थी। लोगों ने जेल को घेर रखा था, जहां एक 18 साल का युवक अंग्रेजों के खिलाफ अपना देश प्रेम व्यक्त करने की कीमत चुका रहा था। जेल के अंदर अंग्रेज अफसर एक युवा को फांसी देने की तैयारी कर रहे थे। उस युवा के चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि गर्व से भरा हुआ था। वो गर्व जो देश के लिए मर मिटने वालों को होता है। वो वीर, वो साहसी युवा थे खुदीराम बोस। सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने वो साहस दिखाया जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। तब अखबारों ने भी लिखा था, खुदीराम बोस जब फांसी के फंदे की ओर बढ़े तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी। ऐसे ही अनगिनत बलिदानों के बाद, सदियों की तपस्या के बाद हमें आजादी मिली थी। देश के दीवानों ने अपने रक्त से आजादी के आंदोलन को सींचा था। साथियों, अगस्त का महीना इसीलिए तो क्रांति का महीना है। 1 अगस्त को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि होती है। इसी महीने 8 अगस्त को गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। फिर आता है 15 अगस्त, हमारा स्वतंत्रता दिवस। हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, उनसे प्रेरणा पाते हैं। लेकिन साथियों, हमारी आजादी के साथ देश के बंटवारे की टीस भी जुड़ी हुई है। इसलिए हम 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, 7 अगस्त 1905 को एक और क्रांति की शुरुआत हुई थी। स्वदेशी आंदोलन ने स्थानीय उत्पादों और खासकर हैंडलूम को एक नई ऊर्जा दी थी। इसी स्मृति में देश हर साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाता है। इस साल 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के 10 साल पूरे हो रहे हैं। आजादी की लड़ाई के समय जैसे हमारी खादी ने आजादी के आंदोलन को नई ताकत दी थी, वैसे ही आज जब देश विकसित भारत बनने के लिए कदम बढ़ा रहा है, तो टेक्सटाइल सेक्टर देश की ताकत बन रहा है। इन 10 वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों में इस सेक्टर से जुड़े लाखों लोगों ने सफलता की कई गाथाएं लिखी हैं। महाराष्ट्र के पैठण गांव की कविता धवले पहले एक छोटे से कमरे में काम करती थी। न जगह थी और न ही सुविधा। सरकार से मदद मिली, अब उनका हुनर उड़ान भर रहा है। वो 3 गुना ज्यादा कमा रही है। खुद अपनी बनाई पैठणी साड़ियां बेच रही है। उड़ीसा के मयूरभंज में भी सफलता की ऐसी ही कहानी है। यहाँ 650 से ज्यादा आदिवासी महिलाओं ने संथाली साड़ी को फिर से जीवित किया है। अब ये महिलाएं हर महीने हजारों रुपये कमा रही हैं। ये सिर्फ कपड़ा नहीं बना रही, अपनी पहचान गढ़ रही हैं। बिहार के नालंदा से नवीन कुमार की उपलब्धि भी प्रेरणादायक है। उनका परिवार पीढ़ियों से इस काम से जुड़ा है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि उनके परिवार ने अब इस फील्ड में आधुनिकता का भी समावेश किया है। अब उनके बच्चे
हैंडलूम टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े ब्रांड्स में काम कर रहे हैं। ये बदलाव सिर्फ एक परिवार का नहीं है, ये आसपास के अनेक परिवारों को आगे बढ़ा रहा है। साथियों, टेक्सटाइल भारत का सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक विविधता की मिसाल है। आज टेक्सटाइल और अपैरेल मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इस विकास की सबसे सुंदर बात यह है कि गांवों की महिलाएं, शहरों के डिजाइनर, बुजुर्ग बुनकर और स्टार्टअप शुरू करने वाले हमारे युवा सब मिलकर इसे आगे बढ़ा रहे हैं। आज भारत में 3000 से ज्यादा टेक्सटाइल स्टार्टअप सक्रिय हैं। कई स्टार्टअप्स ने भारत की हैंडलूम पहचान को ग्लोबल हाइट दी है। साथियों, 2047 के विकसित भारत का रास्ता आत्मनिर्भरता से होकर गुजरता है और आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा आधार है वोकल फॉर लोकल। जो चीजें भारत में बनी हो, जिसे बनाने में किसी भारतीय का पसीना बहा हो, वही खरीदे और वही बेचे, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत की विविधता की सबसे खूबसूरत झलक हमारे लोकगीतों और परंपराओं में मिलती है और इसी का हिस्सा होता है हमारे भजन और हमारे कीर्तन। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कीर्तन के जरिए फॉरेस्ट फायर के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए? शायद आपको विश्वास न हो, लेकिन ओडिशा के क्योंझर जिले में एक अद्भुत कार्य हो रहा है। यहाँ राधा कृष्ण संकीर्तन मंडली नाम की एक टोली है। भक्ति के साथ साथ ये टोली आज पर्यावरण संरक्षण का भी मंत्र जप रही है। इस पहल की प्रेरणा है प्रमिला प्रधान जी। जंगल और पर्यावरण की रक्षा के लिए उन्होंने पारंपरिक गीतों में नए बोल जोड़े, नए संदेश जोड़े। उनकी टोली गांव-गांव गई, गीतों के माध्यम से लोगों को समझाया कि जंगल में लगने वाली आग से कितना नुकसान होता है। ये उदाहरण हमें याद दिलाता है कि हमारी लोक परंपराएं कोई बीते युग की चीज नहीं है। इनमें आज भी समाज को दिशा देने की शक्ति है। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत की संस्कृति का बहुत बड़ा आधार हमारे त्योहार और परंपराएं हैं। लेकिन हमारी संस्कृति की जीवंतता का एक और पक्ष है। ये पक्ष है अपने वर्तमान और अपने इतिहास को डॉक्यूमेंट करते रहना। हमारी असली ताकत वो ज्ञान है जिसे सदियों से पांडुलिपियां, मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में सहेजा गया है। इन पांडुलिपियों में विज्ञान है, चिकित्सा की पद्धतियां हैं, संगीत है, दर्शन है और सबसे बड़ी बात वो सोच है जो मानवता के भविष्य को उज्जवल बना सकती है। साथियों, ऐसे असाधारण ज्ञान को, इस विरासत को सहेजना हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारे देश में हर कालखंड में कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने इसे अपनी साधना बना लिया। ऐसे ही एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व है मणि मारन जी, जो तमिलनाडु के तंजावुर से हैं। उन्हें लगा कि अगर आज की पीढ़ी तमिल पांडुलिपियां पढ़ना नहीं सीखेगी तो आने वाले समय में ये अनमोल धरोहर खो जाएगी। इसलिए उन्होंने शाम को कक्षाएं शुरू की, जहां छात्र, नौकरीपेशा युवा, रिसर्चर सब यहां आकर के सीखने लगे। मणि मारन जी ने लोगों को सिखाया कि तमिल सुवड़ियल यानी पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ने और समझने की विधि क्या होती है। आज अनेकों प्रयासों से कई छात्र इस विधा में पारंगत हो चुके हैं।
कुछ स्टूडेंट्स ने तो इन पांडुलिपियों के आधार पर ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम पर रिसर्च भी शुरू कर दी है। साथियों, सोचिए, अगर ऐसा प्रयास देश भर में हो तो हमारा पुरातन ज्ञान केवल दीवारों में बंद नहीं रहेगा, वो नई पीढ़ी की चेतना का हिस्सा बन जाएगा। इसी सोच से प्रेरित होकर भारत सरकार ने इस वर्ष के बजट में एक ऐतिहासिक पहल की घोषणा की है, ज्ञान भारतम मिशन। इस मिशन के तहत प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज किया जाएगा, फिर एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी बनाई जाएगी, जहां दुनिया भर के विद्यार्थी, शोधकर्ता भारत की ज्ञान परंपरा से जुड़ सकेंगे। मेरा भी आप सबसे आग्रह है, अगर आप किसी ऐसे प्रयास से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं तो माईगॉव या संस्कृति मंत्रालय से जरूर संपर्क कीजिएगा, क्योंकि यह केवल पांडुलिपियां नहीं है, यह भारत की आत्मा के वो अध्याय हैं जिन्हें हमें। अगर आपका बच्चा सिर्फ मार्क्स ला रहा है और कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा है तो ऑनेस्टली वो डेंजर जोन में है, क्योंकि जेई, नीट, ये ओलंपियाड, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके आसपास कितनी तरह के पक्षी हैं, चिड़िया है, तो आप क्या कहेंगे? शायद यही कि मुझे तो रोज 5-6 पक्षी दिख ही जाते हैं या चिड़िया दिख ही जाती है। कुछ जानी पहचानी होती हैं, कोई अनजानी, लेकिन ये जानना बहुत दिलचस्प होता है कि हमारे आसपास पक्षियों की कौन कौन सी प्रजातियां रहती हैं। हाल ही में एक ऐसा ही शानदार प्रयास हुआ है। जगह है असम का काजीरंगा नेशनल पार्क। वैसे तो ये इलाका अपने राइनोज, गैंडों के लिए मशहूर है, लेकिन इस बार चर्चा का विषय बना है यहाँ के घास के मैदान और उनमें रहने वाली चिड़िया। यहाँ पहली बार ग्रासलैंड बर्ड सेंसस हुआ है। आप जानकर खुश होंगे, इस सेंसस की वजह से पक्षियों की 40 से ज्यादा प्रजातियों की पहचान हुई है। इनमें कई दुर्लभ पक्षी शामिल हैं। आप सोच रहे होंगे, इतने पक्षी कैसे पहचान में आए? इसमें टेक्नोलॉजी ने कमाल किया। सेंसस करने वाली टीम ने आवाज रिकॉर्ड करने वाले यंत्र लगाए, फिर कंप्यूटर से उन आवाजों का विश्लेषण किया, एआई का उपयोग किया। सिर्फ आवाजों से ही पक्षियों की पहचान हो गई, वो भी बिना उन्हें डिस्टर्ब किए। सोचिए, टेक्नोलॉजी और संवेदनशीलता जब एक साथ आते हैं तो प्रकृति को समझना कितना आसान और गहरा हो जाता है। हमें ऐसे प्रयासों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि हम अपनी जैव विविधता को पहचान सकें और अगली पीढ़ी को भी इसे जोड़ सकें। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी सबसे बड़ा उजाला वहीं से फूटता है जहां अंधेरे ने सबसे ज्यादा डेरा जमाया हो। ऐसा ही एक उदाहरण है झारखंड के गुमला जिले का। एक समय था जब ये इलाका माओवादी हिंसा के लिए जाना जाता था। बासिया ब्लॉक के गांव वीरान हो रहे थे। लोग डर के साये में जीते थे। रोजगार की कोई संभावना नजर नहीं आती थी। जमीनें खाली पड़ी थी और नौजवान पलायन कर रहे थे। लेकिन फिर बदलाव की एक बहुत ही शांत और धैर्य से भरी हुई शुरुआत हुई। ओम प्रकाश साहू जी नाम के एक युवक ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। उन्होंने मछली पालन शुरू किया, फिर अपने जैसे कई साथियों को भी इसके लिए प्रेरित किया। उनके इस प्रयास का असर भी हुआ। जो पहले बंदूक थामे हुए थे, अब मछली पकड़ने वाला जाल थाम चुके हैं। साथियों, ओम प्रकाश साहू जी की शुरुआत आसान नहीं थी। विरोध हुआ,
धमकियां मिली, लेकिन हौसला नहीं टूटा। जब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आई तो उन्हें नई ताकत मिली, सरकार से ट्रेनिंग मिली, तालाब बनाने में मदद मिली और देखते देखते गुमला में मत्स्य क्रांति का सूत्रपात हो गया। आज बासिया ब्लॉक के 150 से ज्यादा परिवार मछली पालन से जुड़ चुके हैं। कई तो ऐसे लोग हैं जो कभी नक्सली संगठन में थे, अब वे गांव में ही सम्मान से जीवन जी रहे हैं और दूसरों को रोजगार दे रहे हैं। गुमला की यह यात्रा हमें सिखाती है, अगर रास्ता सही हो और मन में भरोसा हो तो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी विकास का दीप जल सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, क्या आप जानते हैं ओलंपिक के बाद सबसे बड़ा खेल आयोजन कौन सा होता है? इसका उत्तर है वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स। दुनिया भर के पुलिसकर्मी, फायर फाइटर्स, सिक्योरिटी से जुड़े लोग, उनके बीच होने वाला स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। इस बार यह टूर्नामेंट अमेरिका में हुआ और इसमें भारत ने इतिहास रच दिया। भारत ने करीब करीब 600 मेडल जीते। 71 देशों में हम टॉप 3 में पहुंचे। उन वर्दीधारियों की मेहनत रंग लाई जो दिन रात देश के लिए खड़े रहते हैं। हमारे ये साथी अब खेल के मैदान में भी झंडा बुलंद कर रहे हैं। मैं सभी खिलाड़ियों और कोचिंग टीम को बधाई देता हूं। वैसे आपके लिए ये भी जानना दिलचस्प होगा कि 2029 में ये गेम्स भारत में होंगे। दुनिया भर से खिलाड़ी हमारे देश आएंगे। हम उन्हें भारत की मेहमान नवाजी दिखाएंगे, अपनी खेल संस्कृति से परिचय कराएंगे। साथियों, बीते दिनों मुझे कई यंग एथलीट्स और उनके पेरेंट्स के संदेश मिले हैं। इनमें खेलो भारत नीति 2025 की खूब सराहना की गई है। इस नीति का लक्ष्य साफ है, भारत को स्पोर्टिंग सुपर पावर बनाना। गांव, गरीब और बेटियां इस नीति की प्राथमिकता है। स्कूल और कॉलेज अब खेल को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। खेलों से जुड़े स्टार्टअप्स, चाहे वो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट हो या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हो, उनकी हर तरह से मदद की जाएगी। सोचिए, जब देश का युवा खुद के बनाए रैकेट, बैट और बॉल के साथ खेलेगा तो आत्मनिर्भरता के मिशन को कितनी बड़ी ताकत मिलेगी। साथियों, खेल टीम स्पिरिट पैदा करते हैं। ये फिटनेस, आत्मविश्वास और एक मजबूत भारत के निर्माण का रास्ता है। इसलिए खूब खेलिए, खूब खेलिए। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ लोगों को कभी कभी कोई काम नामुमकिन सा लगता है क्या ये भी हो पाएगा? लेकिन जब देश एक सोच पर एक साथ आ जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। स्वच्छ भारत मिशन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जल्द ही इस मिशन को 11 साल पूरे होंगे, लेकिन इसकी ताकत और इसकी जरूरत आज भी वैसी ही है। इन 11 वर्षों में स्वच्छ भारत मिशन एक जन आंदोलन बना है। लोग इसे अपना फर्ज मानते हैं और यही तो असली जनभागीदारी है। साथियों, हर साल होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण ने इस भावना को और बढ़ाया है। इस साल देश के 4,500 से ज्यादा शहर और कस्बे इससे जुड़े 15 करोड़ से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया। ये कोई सामान्य संख्या नहीं है, ये स्वच्छ भारत की आवाज है। साथियों,
स्वच्छता को लेकर हमारे शहर और कस्बे अपनी जरूरतों और माहौल के हिसाब से अलग अलग तरीकों से काम कर रहे हैं और इनका असर सिर्फ इन शहरों तक नहीं है, पूरा देश इन तरीकों को अपना रहा है। उत्तराखंड में कीर्तिनगर के लोग पहाड़ों में वेस्ट मैनेजमेंट की नई मिसाल कायम कर रहे हैं। ऐसे ही बेंगलुरु में टेक्नोलॉजी से ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट का काम हो रहा है। अरुणाचल में एक छोटा सा शहर रोइंग है। एक समय था जब यहाँ लोगों के स्वास्थ्य के सामने वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ा चैलेंज था। यहाँ के लोगों ने इसकी जिम्मेदारी ली, ग्रीन रोइंग इनिशिएटिव शुरू हुआ और फिर रिसाइकल वेस्ट से एक पूरा पार्क बना दिया गया। ऐसे ही कराड़ में, विजयवाड़ा में वाटर मैनेजमेंट के कई नए उदाहरण बने हैं। अहमदाबाद में रिवर फ्रंट पर सफाई ने भी सबका ध्यान खींचा है। साथियों, भोपाल की एक टीम का नाम है सकारात्मक सोच। इसमें 200 महिलाएं हैं। ये सिर्फ सफाई नहीं करती, सोच भी बदलती है। एक साथ मिलकर शहर के 17 पार्कों की सफाई करना, कपड़े के थैले बांटना, इनका हर कदम एक संदेश है। ऐसे प्रयासों की वजह से ही भोपाल भी अब स्वच्छ सर्वेक्षण में काफी आगे आ गया है। लखनऊ की गोमती नदी टीम का जिक्र भी जरूरी है। 10 साल से हर रविवार बिना थके, बिना रुके इस टीम के लोग स्वच्छता के काम में जुटे हैं। छत्तीसगढ़ के बिल्हा का उदाहरण भी शानदार है। यहाँ महिलाओं को वेस्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी गई और उन्होंने मिलकर शहर की तस्वीर बदल डाली। गोवा के पणजी शहर का उदाहरण भी प्रेरक है। वहां कचरे को 16 कैटेगरी में बांटा जाता है और इसका नेतृत्व भी महिलाएं कर रही हैं। पणजी को तो राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है। साथियों, स्वच्छता सिर्फ एक वक्त का, एक दिन का काम नहीं है। जब हम साल में हर दिन, हर पल स्वच्छता को प्राथमिकता देंगे, तभी देश स्वच्छ रह पाएगा। साथियों, सावन की फुहारों के बीच देश एक बार फिर त्योहारों की रौनक से सजने जा रहा है। आज हरियाली तीज है, फिर नागपंचमी और रक्षाबंधन, फिर जन्माष्टमी, हमारे नटखट कान्हा के जन्म का उत्सव। ये सभी पर्व यहाँ हमारी भावनाओं से जुड़े हैं। ये हमें प्रकृति से जुड़ाव और संतुलन का भी संदेश देते हैं। आप सभी को इन पावन पर्वों की